So dear students, welcome again in this lecture room. As you know that we are discussing this genetics. तो इसमें हमने मैंडलिज्म जो है वो टॉपिक हमने कंप्लीट किया। तो इसमें पहले मैंने इंट्रोडक्शन मैंडल के बारे में, चाहे उसकी लाइफ हिस्ट्री हो और उसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट्स, किस तरह उसने एक्सपेरिमेंट किया, क्यों उसने जो ये पी प्लांट है सिलेक्ट किया अपनी स्टडी के लिए, कौन से कैरेक्टर्स थे इसमें। तो इसके बाद हमने जो इसमें वेरियस क्रॉसेस मैंडल ने किए, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, टेस्ट क्रॉस हो, बैक क्रॉस हो, रेसिप्रोकल क्रॉस हो, ये हमने कंप्लीट किए इसमें। तो उसके बाद हमने जो मैंडल ने काम की तो समेटा उसने इन द फॉर्म ऑफ लॉज, दोज आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या मैंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसने 3 लॉ दिए। फर्स्ट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीनों हमने कंप्लीट किए। तो उसमें हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ा, क्योंकि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो इसके लिए ज़रूरी है पहले सीखना डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इसमें 2 जीन इनहेरिटेंस होती है। तो ये भी हमने कंप्लीट किया। तो उसके बाद जो टॉपिक हमने ले लिया दैट वाज डिविएशन फ्रॉम मैंडलिज्म। हमने देखा है कि मैंडल ने ले लिया था प्लांट कैपिटल टी जीनोटाइप हटाल, और उसके बाद उसको क्रॉस किया किसके साथ, डार्क के साथ। तो F1 प्लांट्स ऑलवेज क्या आते थे, टाल आते थे। लेकिन जब हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो उसमें क्या हुआ कि चाहे स्नैप ड्रैगन लेंगे या डॉग फ्लावर लेंगे, एंटेरैनम ले लेंगे, उसी पर ये डिस्कस हुआ। तो वहाँ देखा गया एक प्लांट क्या था, वन इज रेड, अदर वाज वाइट। तो दिस वाज बाय हैविंग जीनोटाइप कैपिटल आर, इसमें क्या था, स्मॉल आर। तो जब F1 जनरेशन देखा गया यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू मैंडल ये क्या आनी थी, रेड, क्योंकि रेड इसमें डोमिनेंट था, लेकिन ये इंटरमीडिएट आया, पिंक आया था। तो यहाँ पर लग रहा है कि डिविएशन है। तो लेकिन बाद में जब इसकी F2 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन कर दी गई, तो वहाँ पर रेशो आया क्या, 1:2:1। ये तो फिनोटाइपिक रेशो है किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, मगर ये जीनोटाइपिक रेशो है किसमें, मैंडलिज्म में। वहाँ पर फिनोटाइपिक रेशो क्या आता है, 3:1। तो फिर बाद में ये पता चला कि ये जीन है कैपिटल आर, या हम कहेंगे ये पेयर ऑफ एलील जो है यहाँ पर एक कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता है। इसमें एक एलील, इसमें मॉडिफिकेशन होती है या चेंज होती है। तो ये कभी कभी नॉर्मल फंक्शन कर देता है, या कभी कभी ये एबनॉर्मल फंक्शन या कर देता है, या कभी फंक्शन ही नहीं करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर दोनों के दोनों सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पर पिंक आया है, ये जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर इंटरमीडिएट आ गया, पिंक आ गया। तो उसी पर इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये हमने कल डिस्कस किया, रिपीट के लिए मैंने थोड़ा सा बताया आपको। तो अब और एक यहाँ पर डिविएशन में कहूँ फ्रॉम मैंडलिज्म, यहाँ पर वो है कोडोमिनेंस। तो पहले मैं ये बताऊं, मैंडल ने लिया था टाल प्लांट, ठीक, इसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी। तो और एक लिया था डार्क प्लांट, इसका जीनोटाइप क्या था, स्मॉल टी। मान लो ये मेल है, ये फीमेल है। मैं शॉर्ट में लिखूं यहाँ पर, जब F1 जनरेशन, इसका F1 हाइब्रिड और F1 जनरेशन या फर्स्ट पीरियड। तो यहाँ पर हमने देख लिया फिनोटिपिकली ऑल प्लांट्स वर टाल। क्यों, क्योंकि ये जो टाल कैरेक्टर है, इसका जीन जो है इट इज डोमिनेंट है। तो ये इसका एक्सप्रेशन छुपा देता है, हाइड करता है, इसको सप्रेस करता है। तो F1 जनरेशन में ये नहीं आता है, ये डोमिनेंट होता है। ये मैंडल में हमने देख लिया। मगर एक और एग्जांपल हमारे पास आ गई, वहां दोनों के दोनों एक्सप्रेस होते हैं। ये जो पेरेंट्स के ट्रेट होते हैं, यहाँ मैं कहूँ कि जीन होते हैं, ये जो ऑफ स्प्रिंग, इसमें दोनों एक्सप्रेस होते हैं। तो वहां पर भी डिविएशन आई। तो ये इसी को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। जब ऑफ स्प्रिंग में पेरेंट्स के 2 ट्रेट्स दोनों डोमिनेंट हो और दोनों इसमें एक्सप्रेस हो जाएंगे, तो उनको हम कहेंगे कोडोमिनेंट जीन्स। तो उस फिनोमेना को क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस, द फिनोमेना ड्यूरिंग विच बोथ द जीन्स और ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स get expressed in offspring or in F1 generation due to their dominance. So these 2 genes are called as codominant. Co means simultaneously they get expressed, and this phenomena is called as codominance. Clear? क्योंकि बोर्ड में आता है कभी कभी डिफाइन कोडोमिनेंस, तो उस वक्त बच्चे चूक जाते हैं, उनको डिफिनेशन
नहीं आते, वो कहते हैं हमने नीट में नहीं पढ़ा है, ऐसा डिफाइन हम तो नहीं कर सकते, इसलिए बोर्ड में कम मार्क्स आते हैं। तो वी शुड नो डेफिनेशन, वी शुड नो द प्रोसीजर हाउ वी आंसर द क्वेश्चन। ठीक, तो उस वक्त हम डेफिनेशन लिखें। तो कोडोमिनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक अच्छी और अहम एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड एज ABO ब्लड ग्रुप्स, है ना, ABO ब्लड ग्रुप्स, ये इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट वी शुड नो ब्लड ग्रुप्स, व्हाई इट इज कॉल्ड एज A, व्हाई दिस कॉल्ड एज B, व्हाई दैट इज कॉल्ड एज O, व्हाई दिस कॉल्ड एज AB, व्हाई दैट इज कॉल्ड एज O, व्हाई दिस कॉल्ड एज positive A, this positive B, that is negative. So first we should know the basics, उसके बाद हम कोडोमिनेंस पर आएंगे। ये एक बायोकेमिस्ट था, एनसीईआरटी में आपके नहीं है लेकिन पहले पता होनी चाहिए। एक बायोकेमिस्ट था, दैट इज कॉल्ड एज कॉरल लैंडस्टीनर, जिसने एक मंकी में, हम बाद में से कहते हैं रिसियस मंकी, RH फैक्ट है ना, एक मंकी, या उसमें नहीं, पहले जो RBC है, RBC डेडी, नॉट मंकी, हम कहेंगे RBC डेडी, ह्यूमन बींग्स की। तो ये जो RBC है या सेल, इसका मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इस पर उसने एक सरफेस प्रोटीन देखा, तो उस प्रोटीन को कहा गया एंटीजन। ठीक, तो ये एंटीजन एक में एक किस्म का था, दूसरे में दूसरे किस्म का था, तो कुछ थे उसमें था ही नहीं। ठीक है, तो इस एंटीजन पर मान लो, यहां पर मैं देखूं, यहां पर लिखूं मैं, क्यों इनको नाम पड़ गया AB, पहले मैं कंसेप्ट दे दूं, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी डिस्कस करूं। तो फर्स्ट एंटीजन, यहां पर एक में पाया गया एंटीजन, इसको रखाया गया नाम एंटीजन A, सेकंड में इसका रखा गया नाम एंटीजन B पाया गया। तो कुछ ऐसे थे जिनमें दोनों के दोनों एंटीजन थे, A और B, कुछ ऐसे थे उनमें कोई एंटीजन था ही नहीं, ये सरफेस प्रोटीन था ही नहीं। तो अब क्या कर दिया गया, उन्होंने ये A का ब्लड B को दिया, A का ब्लड B को दिया, तो B ने क्या किया, इसके खिलाफ कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए। किसने? B ने इसके खिलाफ कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए। तो ये ब्लड जो है एग्रीगेट हुआ, क्लम्प हुआ। तो जो प्रोटीन यहां से, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी। तो A को कौन एंटीबॉडी होगी, अगेंस्ट B होगी, है ना। तो B को क्या होगी, A। मगर ये जब देखा गया यहां पर इसकी कोई एंटीबॉडी थी ही नहीं, लेकिन जब O A को दिया अटैक, O B को वहां पर है ना, मतलब यहां पर, तो यहां पर दोनों एंटीबॉडी A भी थी, एंटीबॉडी B भी थी। तो उसके बाद जिसमें ये एंटीजन, अब यहां पर देखेंगे ब्लड ग्रुप्स, जिसमें एंटीजन A था उसको नाम दिया गया ब्लड ग्रुप A, जिसमें एंटीजन B था उसको नाम दिया गया ब्लड ग्रुप B, जिसको एंटीजन दोनों थे उसको नाम दिया गया AB, जिसको कोई नहीं था उसको नाम दिया गया O। क्लियर? अब यहां पर देखेंगे कौन किसको ब्लड देता है। कैन डोनेट, यहां पर देंगे कैन डोनेट। एक तो ये अपने आप को देगा और AB को भी देता है, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता है। हम यहां लिखेंगे AB और AB। अब रहा ग्रुप B, ये एक अपने आप को देता है, दैट इज B, और AB को भी देता है। अब क्या रहा, AB ये सिर्फ और सिर्फ किसको, AB को देता है और किसी को नहीं। अब रहा O, ले लो भाई ले लो, AB ले लो भाई ले लो, ले लो भाई ले लो, ले लो भाई ले लो, सारी की सारी। तो इसने सारे ग्रुप से उनको ले लो। सो दिस कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। ये ऑब्जेक्टिव आता है नीट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सली डोनर, दैट इज O। अब देखेंगे यहां पर कौन किसे रिसीव करेगा, ये तो डोनेट, अब रिसीव। अब आया यहां पर कौन, A, ब्लड ग्रुप A, ये रिसीव करेगा एक तो A से और O से। अब B, ये B से रिसीव करेगा और O से रिसीव करेगा।
अब ए बी, ये ए से भी रिसीव करेगा, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। अब रहा ओ की बारी, सिर्फ और सिर्फ ओ। तो इसने सारू से ब्लड एक्सेप्ट, सारू का ब्लड एक्सेप्ट किया, दे दो भाई दे दो। यहाँ क्या हुआ, ले लो भाई ले लो। वहां क्या हुआ, दे दो भाई दे दो। ये दे दो भाई दे दो इज कॉल्ड एज रेसिपिएंट। सो ए बी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सली रेसिपिएंट। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है तो वो इजी लेते हैं, फिर ये गलत होता है। ये तो एक बात। अब सर ये पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है? अब बाद में देखा गया एक मंकी, रिसेस मंकी जिसे हम कहते हैं, आर्च मंकी या रिसेस मंकी जिसे हम कहते हैं, तो उसमें देखा गया जो है आरबीसी है, एक तो ये एंटीजन ए था, बी था या ए बी था या कुछ नहीं था, इसके एडिशन में और एक सरफेस प्रोटीन देखा गया, लेकिन कुछ में वो प्रेजेंट था, कुछ में प्रेजेंट नहीं था। जिनमें प्रेजेंट था उसको कहा, इस फैक्टर को कहा गया आरएच फैक्टर। क्या कहा गया, आरएच फैक्टर, यानी ये जो जिसमें प्रेजेंट है हम, इसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। तो जिसमें प्रेजेंट है हम उसको लिखते हैं आरएच पॉजिटिव। इट इज इन एडिशन टू एबीओ। जिसमें एब्सेंट होगा हम क्या लिखेंगे, आरएच नेगेटिव, क्योंकि अमेरिकन पॉपुलेशन जो है 85% देट कंटेन्स आरएच पॉजिटिव। तो अब अगर ये ए पर प्रेजेंट होगा या तो हम क्या कहेंगे, ए पॉजिटिव। अगर नहीं होगा क्या कहेंगे, ए नेगेटिव। बी पर होगा क्या कहेंगे, बी पॉजिटिव। नहीं होगा क्या कहेंगे, बी नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। So it is due to the presence or absence of RH factor, we can call it RH positive or RH factor या blood positive और blood group negative। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ तब होती है जब मैरिज होती है, शादी जब होती है इन ह्यूमन बींग्स, तो अगर मेल RH पॉजिटिव होगा मेल और फीमेल RH नेगेटिव होगी तो उस वक्त प्रॉब्लम होती है। तो जो बच्चा बनता है दैट इज ऑलवेज RH पॉजिटिव। क्यों? इट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, तो डोमिनेंट तो एक्सप्रेस होगा ही। तो जब बच्चा RH पॉजिटिव बनेगा, ये माँ के कोख में होता है, यूट्रस में प्रेजेंट होता है, तो खाना ब्लड कहाँ से आता है, माँ से आता है। तो माँ ने इसको ब्लड देना शुरू किया, तो यहाँ से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, माँ की ब्लड है ना। जब इसका ब्लड यहाँ होगा उससे जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे माँ से, तो वो एंटीबॉडीज यहाँ आएंगे तो ये ब्लड क्लम्प होगा, तो इसीलिए उनकी डेथ होती है। तो दैट इज अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोब्लास्टोफिटोलिसिस। ये भी नीट में ऑब्जेक्टिव आता है, इरिथ्रोब्लास्टोफिटोलिसिस। उस वक्त प्रॉब्लम होती है जब माँ नेगेटिव, फादर पॉजिटिव, ऑफस्प्रिंग हमेशा क्या होता है, RH पॉजिटिव। तो इसीलिए जब फर्स्ट डिलीवरी अगर किसी एतबार से रही, क्योंकि इतने एंटीबॉडीज अभी बने ही नहीं, तो फर्स्ट डिलीवरी सेफ होता है, लेकिन सेकंड, क्योंकि उसमें अब माँ के अब ब्लड में बहुत से एंटीबॉडीज होंगे प्रेजेंट, जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो चांसेस बहुत लीस्ट हैं। तो इसीलिए उनको कंसल्ट करना है डॉक्टर का, कंसल्ट पर वहाँ तो इंजेक्शन करना पड़ता है ताकि एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस है ये खत्म हो जाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए हमको कहेंगे ABO हो गया। अब तो आपकी एनसीईआरटी, यहां पर हम देखते हैं ये जो आरबीसी है, इस पर एक जीन है दैट इज कॉल्ड एज जीन आई। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज। तो ये जीन आई जो है ये इस पर प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से उन पर जो ग्लूकोज या शुगर प्रोड्यूस होता है, जो आपकी एनसीईआरटी दी गई है। यानी जो ये आरबीसी है, इस पर, इसके सरफेस पर एक जीन मान लो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज जीन आई। जिस पर ये जीन आई प्रेजेंट होगा तो वहां पर सफिशिएंट या हम कहेंगे शुगर और ग्लूकोज प्रोडक्शन होगी। जिसमें नहीं होगा वहां ग्लूकोज प्रोडक्शन नहीं होगी, बिकॉज ये डोमिनेंट है। तो अब क्या ले लेंगे यहां पर अगर IA होगा, क्योंकि ये आई जो है सब में सेम है, अब ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है वो अलग बात है। अगर IA होगा तो इसको हम क्या ब्लड ग्रुप कहेंगे,
ए ब्लड ग्रुप। अगर मैं यहां पर लिखूं आई बी तो क्या होगा? ओ के लिए क्या लिखूं मैं? शाबाश, मैं ऐसे लिखूं आई ओ तो, है ना, ये सवाल है ना। ये रेसेसिव है, यहां पर मैंने स्मॉल आई लिखी, ये रेसेसिव है इसीलिए हम स्मॉल आई से इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि ओ ग्रुप तो क्या है, ये रेसेसिव है, ए क्या है डोमिनेंट, बी क्या है डोमिनेंट, तो यहां पर आई जो है ये रेसेसिव है, हम स्मॉल आई यहां पर लिखते हैं। अब क्या मान लो यहां पर, अब पेरेंट मान लो यहां पर, इस पेरेंट में ब्लड ग्रुप ए है, मुझे बताओ क्या इसमें ओ प्रेजेंट होगा? होगा, क्यों? शाबाश, वो रेसेसिव है ना, उसमें ओ भी हो सकता है, लेकिन एक्सप्रेस क्या हुआ ए, क्यों? क्योंकि ए तो डोमिनेंट है। मान लो अगर हम पेरेंट बी, इसमें बी है, ओ हो सकता है, तो ये अगर मैं ए लिखूं ए ओ बी ओ, आपको कोई प्रॉब्लम है? मगर ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा है, ये कौन सा है, बी। तो अगर मान लो यहां से ये मैरिज होगी तो बच्चे में दोनों डोमिनेंट जीन आ गए, इट इज बिकॉज ऑफ चांस, दोनों जीन्स डोमिनेंट आ गए, तो बच्चे में क्या लिखूं, ए बी, ओ लिख सकता हूं, ओ होगा उनमें, ये सोच लो, है ना। अच्छा, ये यहां मैं रखूं, यहां मैं लिखूं गो, अगर पेरेंट में ए बी है, मान लो फादर में मदर में बी है, तो ये हो सकता है बच्चे में ए बी होगा। पहले मैं इस पर स्ट्रेस दूं, इस पर दोनों जीन यहां पर क्या है डोमिनेंट, तो दोनों एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे, कोई किसी का नहीं मानेगा। मान लो पावर्स, एक के पास 1 लाख है, दूसरे के पास भी 1 लाख है, तो कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों के दोनों बराबर है। हाँ, एक के पास 1 लाख, एक के पास 1,000, तो वो 1,000 तो वही का नहीं है ना, वो हमेशा रेसिस्टिव रहेगा। तो ये यहाँ पर दोनों के पास पावर्स है, ये मानेंगे नहीं, नहीं मुझे भी एक्सप्रेस होना है, मुझे भी एक्सप्रेस, दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो इन जीन्स को हम कहेंगे कोडोमिनेंट जीन्स। क्या कहेंगे? कोडोमिनेंट, कोडोमिनेंट जीन्स। तो इस फिनोमेना क्या को क्या कहेंगे? कोडोमिनेंस। अब आपको समझ आया? कोडोमिनेंस पहले फर्स्ट वी शुड नो द डेफिनेशन, वी शुड नो द है क्या ये, उसके बाद आप खुद लिख सकते हैं। यानी कोडोमिनेंस ये उस वक्त होता है जब एक कपल है, इस कपल में दो डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे, तो हो सकता है जब उनके पास ऑफस्प्रिंग तो होगा, तो उस ऑफस्प्रिंग में दोनों एक्सप्रेस हो सकते हैं, अगर उनका चांस मिला तो उस वक्त दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट है, जब दो डोमिनेंट जीन एक ही साइमेंटली दे गेट एक्सप्रेशन, तो उनको हम को डोमिनेंट कहें, जिससे को एजुकेशन, यहाँ पर को एजुकेशन है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ पर आ सकता है बॉय भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है, को एजुकेशन है। तो यहाँ पे को डोमिनेंस है, दोनों के डोमिनेंट है, तो दोनों का एक्सप्रेस होना है, सो दे आर कॉल्ड एज को डोमिनेंट जीन्स, तो इसको कहेंगे को डोमिनेंस। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे? ए बी ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तो दूसरा ये मल्टीपल एलील, यहां पर देखो मल्टीपल एलील, पहले हमने मेंडल ने ले लिया टाल, तो वहां एक जीन था, मेंडल ने टाल लिया, वहां एक जीन था, तो एक जीन उसमें 2 एलील थे, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो डार्फ ले लिया, उसमें 2 एलील थे, स्मॉल टी डार्फ, स्मॉल टी। क्लियर? जब F1 जनरेशन यहां पर हुई, क्या आएगा रिजल्ट? कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस कंडीशन है यहां पर। तो क्यों है एक्सप्रेस फिनोटाइप, इनको क्या होगा? उनका फिनोटाइप क्या टाल होगा। क्यों? क्योंकि ये टाल कैरेक्टर क्या है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है मेल है या फीमेल, ये मैंने पहले बताया बैक क्रॉस, अगर आपको याद होगा। तो ये टाल होगा ड्यू टू डोमिनेंस। तो यहां पर कितने एलील हैं? 2। तो एक कैरेक्टर के लिए यहां पर 2 एलील है, 2 एलील्स है यहां पर, मगर जीन कितने हैं? अब कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनमें 2 से ज्यादा एलील्स हैं,
जिनमें दो से ज़्यादा एलील्स हैं, तो उसी फिनोमेना को क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील्स। व्हेन ए कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलील्स, इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलील। तो एक्सप्लेन करने के लिए फिर से हम रुजू करेंगे ब्लड ग्रुप के लिए। तो अभी मैंने कहा हम लिखेंगे, अगर कोई इंसान इसका ब्लड ग्रुप ओ ए है तो हम ज़रूरी लिख सकते हैं ए ओ। क्लियर? अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है हम लिख सकते हैं बी ओ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है हम लिख सकते हैं ए बी ओ, क्योंकि उसमें ओ भी, तभी तो अच्छा फादर का ब्लड ग्रुप क्या है सर? उसका ए बी है। मदर का ए बी है। आपका ओ कहाँ से आ गया? है ना, मतलब क्वेश्चन है ना ये ओ वहाँ पर होता है, मगर इसको अभी एक्सप्रेस होने का मौका नहीं मिला। एक्सप्रेस तब होगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे, दूसरा ओ उसके साथ मिलेगा। तो देखो यहाँ पर मान लो ये दो ले लेंगे आप, यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेगा? एक तो ये गैमेट बनेगा, एक ये गैमेट बनेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही, ये पेरेंट्स है, दिस आर गैमेट्स। यहाँ पर क्या बनेगा? बी एंड ओ। ठीक। अब तो फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन चांस है ना? फर्टिलाइज इट इज ए चांस। अगर आपने मैंडेलिज्म का पढ़ा होगा अच्छी तरह, तो वहाँ पर उसने प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल की। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, 1 स्पर्म 1 एग, बट नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट एट दैट टाइम, ओनली 1 गेट सक्सीड। तो किसके साथ होगा? क्या ये एक्स है, क्या ये वाई है? तो अकॉर्डिंग देयर विल बी सेक्स। तो यहाँ पर भी ए होगा, ओ होगा, ए बी होगा, तो वही ब्लड ग्रुप होगा इसमें। तो आप ले लेंगे यहाँ पर इस ए को चांस है ये इसके साथ भी, मान लो स्पर्म है, ये एग है, ये स्पर्म इस एग के साथ मिल सकता है ना? तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? ए ओ। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप क्या होगा यहाँ पर? यार मैं एक मिनट में यहाँ ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिखता हूँ। फादर है ए बी, ये ए ओ, मदर है बी ओ। क्लियर? अब यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, एक में तो ए आएगा, है ना, क्योंकि गैमेट के दौरान मियासिस होती है। आपने 11th में पढ़ा होगा मियासिस, इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन। गैमेट्स बनते हैं, हाफ क्रोमोसोम एक साइड से आ जाता है, हाफ क्रोमोसोम दूसरे में चला जाता है, तो उनमें हाफ नंबर होता है क्रोमोसोम का, इसीलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पर मान लो ये क्रोमोसोम्स है, हम प्रिटेंड करेंगे मान लो ये क्रोमोसोम्स है, तो ए मान लो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये इसमें चला जाएगा, ओ तो ये हाफ नंबर है, इसमें चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी बी और सेकंड क्या बनेगा? ओ। ठीक। तो अब तो फर्टिलाइजेशन का चांस इसका भी है, प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज हुआ क्या बनेगा? ए बी। ठीक। अगर ये इसके साथ आएगा क्या बनेगा? शाबाश, ए। इसके साथ क्या बनेगा? ए ओ। अब तो सेकंड ये स्पर्म इसके साथ, ठीक है, क्या बनेगा? आई बी ओ। ठीक है, ये इसके साथ आएगा क्या बनेगा? आई ओ। तो यहां पर इसको मौका मिला एक्सप्रेस होने का, क्योंकि होमोजाइगस का कंडीशन आ गई। यहां तो बेचारा फंसा था हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, फंसा हुआ था, क्या करेगा? तो अब इसको मौका मिला, साथी तो इसको मिला सेकंड साथी, जिस तरह हम सेक्स देखते हैं एक्स 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 वाई। अगर ये गैमेट इसके साथ तो फीमेल विल बी सेक्स, अगर ये इसके साथ तो मेल विल बी सेक्स। तो सेम इज द केस विद हियर। तो यहाँ पर देखते हैं 25% विल बी हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, 25 विल बी हैविंग ए, 25 विल बी हैविंग बी, 25 विल बी हैविंग ओ। मान लो अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आया, क्वेश्चन आया, 2 पेरेंट्स आर देयर या कपल इज देयर, वन इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए, other is having blood group O. What will be the result in generation, in next generation? ये करना आएगा कि नहीं? आप क्या करेंगे? अगर A है जरूरी इसमें O भी होगा, ये तो O है, इसमें दोनों O है। या अगर क्वेश्चन आया कपल में, एक में B है एक में O है,
तो इसमें ए ओ भी हो सकता है, इसमें दोनों के ओ। वो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस। फिर आप गैमेट्स बनाएंगे, तो गैमेट्स को फिर आप क्रॉस कीजिए, तो जो वहाँ रेशो आएगा, हम क्या करते हैं, वो कशिर पड़े तो गेल लाई है ना, मारते हैं अखरोट को यहाँ नीचे से डंडा, तो कभी उतरेगा कभी नहीं उतरेगा, तो ये है ना, ऐसा करना ठीक नहीं है। वी शुड फर्स्ट नो द कंसेप्ट, बेसिक है क्या यहाँ पर रूल है, क्योंकि कंसेप्चुअल है, यहाँ पर रट्टा तो नहीं चलेगा, है ना। तो इस वक्त हम ये प्रॉब्लम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच है, फुल मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मान लो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी है, उसमें ये ऐसा है, या क्रॉस मान लो डायहाइब्रिड क्रॉस आएगा, वहाँ पर वन प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी, हर एग्जाम्पल क्या आएगा, तो अनदर रेसिड्यू हैविंग दिस जीनोटाइप, आप बताओ F1 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में क्या होगा। तो तभी आप कर पाएंगे व्हेन यू नो द बेसिक्स, जब आपको पता है गैमेट्स पहले बनाने हैं, तो गैमेट्स के बाद क्रॉस करना है, फिर ये फर्टिलाइजेशन में हमें रेशो दिखाना है, ठीक है। तो आपकी किताब जो है वहाँ पर लिखा है 6 कॉम्बिनेशन आर देयर, अगर आपको किताब साथ होगी, वहाँ पर लिखा है आई ए है, आई बी, फिर नीचे पर ओ लिखा है, ये आप देखेंगे घर में। तो यहाँ पर भी आई बी लिखा है, तो यहाँ पर इसको उसने कॉम्बिनेशन बताए, 6 कॉम्बिनेशन बताए, तो पेरेंट्स बताया, तो ये आप कर लीजिए घर में क्रॉसिंग। ये ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट है ही नहीं, आपने पहले देखना है जीनोटाइप क्या है। अगर ये होमोजाइगस है तो सेम गैमेट्स बनेंगे, अगर ये हेट्रोजाइगस है तो डिफरेंट है ना, मतलब पहले यू शुड नो गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग होमोजाइगस कंडीशन, गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर कितने एलील आ गए, ए बी ओ, कितने एलील आ गए, 3, ए बी है, बी भी है और ओ भी है। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलील। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन मल्टीपल एलील, पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे होता क्या है, उसके बाद आपको कहीं लिखेंगे वी विल एक्सप्लेन दिस बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। मेरे ख्याल में इतना तो टफ तो है ही नहीं, बट फर्स्ट यू शुड नो। हाँ, नीट में क्वेश्चन तो मैंने बताया कैसे आ सकते हैं, इसमें रेशो हो सकता आएगा, या ये फिनोमेना क्या है, तो वहाँ पर जब आप ये अच्छी तरह उसके गैमेट्स बना पाएंगे तो रेशो आप अच्छी तरह निकाल पाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये क्लास का टाइम ओवर हुआ, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन मत रहा, सारा का सारा क्लियर हुआ। तो अब हमने कल लेना है और एक टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोट्रॉपी है। अब इसके बाद या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, शुड आई स्टॉप ओवर हियर? सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच।